चलिए देखिएगा, तो मैंने जितनी बातें आपको बताई है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में, उतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा, कंफर्म हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने पूरी सभ्यता के बारे में, एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया इसके, ठीक है, कैसे इसे खोजा गया इसके बारे में बात किया, इसका नाम क्या क्या पड़ा, काल का निर्धारण कैसे हुआ, इसके टाइम का निर्धारण कैसे किया गया, ठीक है, और मुख्य तौर पर जो है इसे 2 भागों में कैसे बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ना, हम आगे मैं कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करूंगा, और इसके अंतर्गत जो है आप इसमें 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, जिसमें हम फोकस करेंगे सभ्यता से जुड़े स्थल, ठीक है। हमारा फोकस यही रहेगा कि आप पहले ये याद रखें कि सभ्यता से जुड़े स्थल कौन कौन से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 3 देशों के बारे में बताने वाला हूँ। तीनों देशों में याद रखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अंतर्गत ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये 3 देशों में है, ठीक है। पहला है आपका अफगानिस्तान, दूसरा है आपका पाकिस्तान और तीसरा है आपका अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अगर हम लोग भारत की बात करें तो टोटल इन तीनों को मिलाकर जो है हमारे पास कुल जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले हैं वो कितने मिले हैं, 1400, ठीक है। तो 1400 तो याद नहीं कर सकते, याद रखिएगा सभी को मिलाकर हमको 10-12 को याद करना है, यानी 12 बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य में, ये हमारे भारत के विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों में कौन कौन से आपके स्थल मिले हैं, कौन से प्लेस हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में जो है ना टोटल जो मिले हैं याद रखिएगा, उसमें 10 से लेकर इसके पास है 54 से लेकर 60 प्लेस अफगानिस्तान के पास, ठीक है। और इसके पास है लगभग 300 से लेकर 350, और इसके पास है, भारत के पास है 950 के आसपास स्थल है, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल स्थल जिसमें 1400 के आसपास जब कैलकुलेट करेंगे आप तो टोटल स्थल आपको मिलेंगे 1400 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, याद रखिएगा इसके अंतर्गत, जिसमें यह देखा जाता है कि इनके अंतर्गत जो है कौन कौन से स्थल हैं और इन स्थलों का नाम क्या क्या है। खासकर देखिए अफगानिस्तान के स्थल का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के 2 स्थल का नाम याद रखिएगा, एक है आपका मुंडी धक, ठीक है, मुड़ी धक याद रखिएगा, मुड़ी धक, ठीक है, पहले स्थल का नाम जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र में पाया गया, ठीक है, मुड़ी धक याद रखिएगा अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। और उसी प्रकार याद रखिएगा दूसरा है सोर्तधई, सोर्तधई, ठीक है। एक है आपका मुंडी धक और दूसरा है सोर्तधई, ये 2 स्थान है, नाम याद रख लीजिएगा अफगानिस्तान के क्षेत्र में। हालांकि और भी स्थान प्राप्त हुए हैं लेकिन 2 महत्वपूर्ण स्थान है, मुड़ी धक और दूसरा है आपका सोर्तधई, ठीक है। याद हो पाता है, अच्छी बात है, नहीं याद हो पाता कोई बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों के नाम आपको याद रखने जरूरी हैं। अगर आप उसको भूल भी जाते हैं तो याद रखिएगा अफगानिस्तान से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है और ना ही आपसे पूछा जाएगा ऐसा कभी। लेकिन यह बात ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन देशों तक है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। याद रखिएगा 3 देशों में इसका विस्तार है। तो अफगानिस्तान से ये जगह जो है मैंने आपको नाम बता दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार पाकिस्तान की बात करेंगे तो याद रखिएगा बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान इनका एक जिला है, याद रखिएगा, प्रांत है। इस प्रांत में देखिए क्या क्या मिला है, मतलब बलूचिस्तान के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है आपका, एक है आपका सुतके गेंडोर, ठीक है, सुतके गेंडोर याद रखिएगा नाम, सुतके गेंडोर जो कि हमने पढ़ा है बलूचिस्तान के अंतर्गत, ठीक है, दासक नदी के किनारे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के अंतर्गत और क्या क्या आता है, याद रखिएगा बालापुर, राणा घुरई, ठीक है, राणा घुरई याद रखिएगा, सुतके गेंडोर, बालापुर, राणा घुरई, ठीक है। ये सभी वो क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, राणा घुरई। और 2 नाम और याद रखिएगा, एक है आपका बालाकोट, बालाकोट, ठीक है। राणा घुरई जो है ना, इसको यहां पर कहते हैं
घोड़े के दांत वाला का क्षेत्र, यानी इसका नाम जो है, इसका अर्थ होता है घोड़े के दांत की आकृति, ठीक है, राणा घुराई। तो राणा घुराई का मतलब ही होता है घोड़े के दांत की आकृति, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहां पर और कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र और याद रखिएगा इसके अंतर्गत, वो है आपका मेहरगढ़, ठीक है। उसके अलावा डाबरकोट मिला है यहां पर, ठीक है। नाम याद नहीं करना है, याद रखिएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, सूतके गेंडोर का नाम याद रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जो आपका सूतके गेंडोर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर जो है ना, वो सूतके गेंडोर है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर सूतके गेंडोर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये तो केवल पश्चिमी बलूचिस्तान हो गया। अभी हम कुछ और नाम ले लेते हैं, याद रखिएगा। पाकिस्तान के अंतर्गत और एक प्रांत है जिसे कहा जाता है सिंध प्रांत, ठीक है। दो प्रांत के अंतर्गत हम नाम को कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक है आपका सिंध प्रांत और दूसरा है आपका, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला बलूचिस्तान आपने याद रख लिया है, दूसरा याद रख लीजिएगा सिंध प्रांत के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं देखिएगा, सिंध प्रांत के अंतर्गत, ठीक है। तो सिंध प्रांत के अंतर्गत के जो क्षेत्र हैं याद रखिएगा, जिसमें चन्हूदड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो, ठीक है, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा याद रखिएगा अमेरी और कोटजी, ये 4 स्थान हो गए सिंध प्रांत के अंतर्गत। और दूसरा याद रख लीजिएगा पंजाब प्रांत, ठीक है। यहाँ भी एक पंजाब प्रांत है, याद रखिएगा, पश्चिमी पंजाब प्रांत है यहाँ पर, याद रखिएगा। और इसी प्रांत के अंतर्गत आता है आपका हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा याद रखिएगा। जो सबसे पहली बार ढूंढा गया था वो पंजाब प्रांत के अंतर्गत, पाकिस्तान के अंतर्गत, ये पाकिस्तान में आता है, याद रखिएगा। ये जो पंजाब प्रांत है ना, जैसे इधर देखिएगा, ये जो पंजाब है आपका, ये भारत का पंजाब है, ये वाला हिस्सा भारत का पंजाब है। तो इस तरफ जो है ना आपका पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है। तो उस तरफ पाकिस्तान के पंजाब में याद रखिएगा हड़प्पा जो क्षेत्र है पाकिस्तान के पंजाब में आता है, पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा और एक आप नाम है गनेरीवाल, और एक नाम याद रखिएगा जलीलपुर, ठीक है। ये था पाकिस्तान के बारे में। आज पाकिस्तान का दिन है, याद रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र पाए गए हैं उसमें से मुख्य क्षेत्र है ये, ठीक है। अब भारत के लिए देखिएगा, भारत में कौन कौन से क्षेत्र पाए गए हैं उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत के अंतर्गत याद रखिएगा, भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाए गए क्षेत्र हैं, ठीक है, भारत के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखिएगा नाम, ठीक है। अभी मैं राज्य के नाम नहीं बता रहा हूं, आप सीधे से याद रख लीजिएगा। अभी मैं फिर नाम राज्य के हिसाब से उसमें बताने वाला हूं, ठीक है। एक नाम याद रखिएगा बनावली, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है। नाम याद रहेगा, ये सभी नाम अभी आपको याद रखना है। आप इधर के नाम अगर आपको याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन भारत का एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए जो मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। रंगपुर, बनावली, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रोपड़, ठीक है। याद रखिएगा, सारे नाम आपको याद रखने हैं। अभी हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, याद रखो, आगे चले। इसके बाद देखिएगा यहां से भारत के बारे में हम अलग से लिखते हैं, भारत में और क्या क्या मिला है। भारत याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका भारत के अंतर्गत, ठीक है, एक याद रखिएगा आलमगीरपुर,
मांडा आपने याद रखा हुआ है, दैमाबाद, इसके अलावा याद रखिएगा आपका सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी क्षेत्र हैं आपके सुरकोतड़ा, ठीक है, कहीं पर सुत कोतड़ा भी बोलते हैं उसको, लेकिन सुरकोतड़ा भी आप याद रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका बेसालपुर, बेसालपुर, ठीक है, बेसालपुर। इसके अलावा देखिएगा एक नाम और याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, ठीक है, कालीबंगा काली चूड़ी इसका अर्थ है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा सरायखोल। चलिए इतना आपने याद कर लिया है, कम से कम 10-12 तो हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मैप में देखने वाले हैं कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखिएगा तो भारत के संदर्भ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए तो पहले से ही आपको प्रांत बता दिए वहाँ पर, तो पाकिस्तान में तो आप पहले ही से प्रांत को याद कर लीजिएगा, बलूचिस्तान के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मेहरगढ़ को याद रखिएगा, ठीक है, सुदके केंडर को याद रखिएगा और आपका राणा घुरई को याद रखिएगा। ये 3 नाम याद रखना है आपको, जो कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर से दोहराता हूँ, देखिएगा अगर आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाकिस्तान के अंतर्गत के 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या याद रखेंगे, सुदके गेंडोर, बलूचिस्तान के अंतर्गत सुदके गेंडोर। दूसरा नंबर क्या है, जोर से बोलिए, मेहरगढ़। तीसरे नंबर पर राणा घुरई, ठीक है। राणा घुरई को ऐसे याद रख लीजिएगा क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये जो है घोड़े के दांत की आकृति का है, इसलिए इसको घोड़े के दांत भी कहा जाता है, ठीक है, राणा घुरई, ठीक। तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान के बारे में हो गया। अब पाकिस्तान के 2 प्रांत और हैं, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा आपको ये 1-2 सिंध प्रांत के चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है। देखिए सिंध प्रांत में ना एक ही प्रकार के नाम थोड़े मिलते हैं, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और वही अगर पंजाब प्रांत की बात करें तो हड़प्पा, गनेरीवाल और जलीलपुर, ठीक है। तो आपको हड़प्पा याद रखना है और ये दोनों को याद रखना है, चन्हूदड़ो को और मोहनजोदड़ो को, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि सिंध प्रांत के अंतर्गत 2 और पंजाब प्रांत के अंतर्गत 1 याद रख लेना अभी, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के संबंध में, ठीक है। अफगानिस्तान के नाम याद नहीं होते कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया है, अगर आपका मन करे तो आप याद कर लीजिए, उसमें यहाँ तक ये सीमित है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में है, ये ध्यान रखना है। और टोटल स्थानों की संख्या जो है 1400 के आसपास है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए देखिएगा इसको, ये सभी क्षेत्र जो है हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाए गए हैं, ठीक है, भारत के अंतर्गत विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में पहले तो ये मैप समझिए, ठीक है। मैप में देखिएगा ये वाला हिस्सा है आपका जम्मू कश्मीर, ये दिख रहा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये क्या है आपका पंजाब, ठीक है। देखिएगा जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब है और उसके बाद आता है आपका राजस्थान, ठीक है। उसके बाद ये हिस्सा है गुजरात और ये हिस्सा है महाराष्ट्र, ठीक है। और ये है आपका एमपी, ठीक है। लेकिन कुछ भी जगह नहीं मिला है, याद रखिएगा एमपी में कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी में क्या मिला है तो कुछ नहीं मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आ गया आपका यूपी और यूपी में है आपका मेरठ के पास आलमगीरपुर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये है आपका हरियाणा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां से लेकर ये पूरा जो क्षेत्र आप देखते हैं, तो इन क्षेत्रों में ये धीरे धीरे कट जाता है, यहां से एमपी को इस तरीके से कटता हुआ नजर आएगा आपका एमपी यहां से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, एविडेंस मिलता है सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। और इसको नोट करके लिख भी लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य जो है गुजरात में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसका नामकरण देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में आता है। सबसे पहले देखिएगा गुजरात के स्थल को देखते हैं, ठीक है। गुजरात के स्थल देखिएगा, ठीक है, गुजरात के अंतर्गत, तो याद रखिएगा तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो गुजरात में है ना वो है आपका लोथल, रंगपुर, ठीक है, लोथल और रंगपुर जो है, और आपने एक पढ़ा भी सुरकोतड़ा, ये सभी कहाँ है गुजरात में है,
ठीक है, मेनली याद रखिएगा, जिसमें लोथल सबसे इंपॉर्टेंट है, रंगपुर इंपॉर्टेंट है और आपका सुरकोटड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप एरिया को याद कर लीजिए, एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपका पूर्वी पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के क्षेत्र में याद रखिएगा आपका ये जो पंजाब है इसको हम पूर्वी पंजाब कहते हैं, और यहाँ पर प्राप्त होता है आपका रोपड़, जगह का नाम है रोपड़ पंजाब। ठीक है, आपने यहाँ लिखा होगा रोपड़ के बारे में, ये देखिए आपका रोपड़। ठीक है, याद रखिएगा रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा बाकी फिर हरियाणा जाते हैं, याद रखिएगा हरियाणा में 2 क्षेत्र है और दोनों इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा हरियाणा के क्षेत्र में एक है आपका बनावली और दूसरा है राखीगढ़ी। और याद रखिएगा पूरे भारत में पाए जाने वाले क्षेत्रों में, नगरों में सबसे बड़ा, ठीक है, यानी एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा जो है, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया का जो कवर करता है वो है राखीगढ़ी, यानी पहला सबसे बड़ा क्षेत्र या एरिया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका धौलावीरा। तो अगर मैंने आपको यहां पर बताया था ना, देखिएगा यहां पर मैंने धौलावीरा के बारे में बताया था आपको, ये देखिए सबसे बड़ी शहर विस्तार के अनुसार जो है धौलावीरा का नाम आता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो रिसर्च हुआ है, याद रखिएगा उसके बाद राखीगढ़ी का क्षेत्र बढ़ गया है, जिसके कारण धौलावीरा किस नंबर पे चला गया है, दूसरे नंबर पे, याद रखिएगा। अब इसको दूसरे नंबर पे मानते हैं और पहले नंबर पे चला गया कौन, राखीगढ़ी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा राखीगढ़ी के बारे में, सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका। और 2 क्षेत्र याद रखना है कि हरियाणा के क्षेत्र में बनावली और राखीगढ़ी का नाम आता है हरियाणा में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका राजस्थान, और राजस्थान में आपको याद रखना है, ठीक है, कालीबंगा, यहां का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, महाराष्ट्र में आप याद रखेंगे दैमाबाद, यूपी में याद रखिएगा आलमगीरपुर, और जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा मांडा। ठीक है, ये सारे क्षेत्र हैं जिनको आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, अच्छा एक जगह छूट रहा है, धौलावीरा, याद रखिए गुजरात में आता है धौलावीरा। ठीक है, सभी क्षेत्र क्लियर हो गए आपको, याद हुआ थोड़ा बहुत भी, नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कौन सा एरिया मिला है आपको, जम्मू कश्मीर में मांडा। ठीक है, याद रखिएगा सबसे नॉर्थ पार्ट है, इसलिए याद रखना आपको, मांडा को नहीं छोड़ना है। ठीक है, मांडा जो है अखनूर जिला में है। ठीक है, मांडा। उसके बाद देखिएगा उससे नीचे आएंगे आप तो आपको मिलेगा पंजाब, पंजाब में याद रखिएगा रोपड़। ठीक है, पंजाब में क्या है, रोपड़, याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब में आपका रोपड़ आता है। पंजाब के नीचे आ जाता है आपका राजस्थान, और राजस्थान में मिला है आपका कालीबंगा। ठीक है, जगह का नाम है कालीबंगा, याद रखिएगा। और राजस्थान के नीचे क्या है, गुजरात है। गुजरात में आपको 3 से 4 जगह मिलेगा, याद रखिएगा। पहला मिलेगा आपको सबसे ज्यादा लोथल को, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर गोदीबाड़ा मिला है। ठीक है, गोदीबाड़ा क्या होता है तो ध्यान रखिएगा बंदरगाह। ठीक है, तो जहाज के रखने का स्थान को हम गोदीबाड़ा कहते हैं, तो यहां पर इस समय में से गोदीबाड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहां पर एक पोर्ट मिला है जहां पर ये समुद्रों के साथ जुड़ा हुआ था, और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर आने जाने के लिए जो है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो है, वाटर ट्रांसपोर्टिंग जो है देखा गया। और उसके अलावा याद रखिएगा लोथल में जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह इसलिए माना जाता है क्योंकि ट्रेड के लिए या मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस बताया गया है लोथल को। ठीक है, रंगपुर में पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा, तो रंगपुर याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर में। ठीक है, इसके बाद सुरकोटड़ा याद रखिएगा, और धौलावीरा याद रखिएगा। धौलावीरा एकमात्र शहर है इसका जो सबसे बड़ा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है तीन अलग अलग क्षेत्रों वाला है। देखिए अभी आगे मैं आपको पूरे शहर के बारे में बताऊंगा कि शहर कैसे बनता था। तो शहर ना पश्चिम और पूर्व के आधार पर बटा हुआ था। ठीक है, जैसे आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा कि जो आम व्यक्ति हैं वो कहीं और ग्रुप में रहते हैं, और थोड़े प्रशासन वाले व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो कहीं और रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे एरिया किस में बटा हुआ था, पूरब और पश्चिम बटा हुआ है। यानी एक शहर है मान लीजिए, और शहर जो है ना कुछ इस तरीके का, अगर आप ऐसा कह सकते हैं इसको, देखिए जैसे मान लेते हैं ये एक शहर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये जो शहर है इसका ये वाला हिस्सा होगा ना, इसे बोलेंगे पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग पूर्वी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। कारण क्या है, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रहते थे यहाँ पर, ठीक है, प्रीस्ट विस्ट रहते थे, यानी कि पुजारी रहते थे, या फिर आपके जितने एडमिनिस्ट्रेटिव, कहने का मतलब प्रशासक वाले व्यक्ति जो कि शहर को चला रहे हैं, वो सब इधर रहेंगे।
पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। और पूर्वी क्षेत्र में कौन रहेगा, तो आम व्यक्ति, याद रखिएगा। जितने आम व्यक्ति हैं यानी कि जनरल पीपल हैं, कह सकते हैं हम लोग इसको, कि सामान्य जीवन जीते हैं, बाजार करते हैं दुनिया भर की चीज़, तो ये पूर्वी क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। लेकिन धौलावीरा एकमात्र शहर, याद रखिएगा, जहां पर दो स्थानों के बजाय तीसरा स्थान भी था, सिर्फ धौलावीरा में ये मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने लिए यूनिक हो जाता है उसका, इसलिए धौलावीरा को याद रखिएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल पे। फिलहाल धौलावीरा को याद करने के लिए आपका तरीका दे दिया मैंने, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि धौलावीरा क्यों याद रखा जाता है, ठीक है। धौलावीरा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में 3 स्थानों वाला कौन सा शहर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, धौलावीरा केवल एकमात्र शहर है जहां पर 3 स्थानों वाले शहर कहलाता है ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं मध्यमा, ठीक है, मिडिल। तो याद रखिएगा, मध्यमा इसलिए कहते हैं क्योंकि दो के मध्य एक बीच का स्थान था, इसे इसलिए मध्यमा कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं, देखिएगा, तो पहला आपको नाम याद आ गया होगा, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा मांडा, पंजाब में रोपण, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात आ गए तो गुजरात में लोथल, रंगपुर, उसके बाद सुरकोतड़ा, ठीक है। सुरकोतड़ा मत भूलिएगा वरना वो निकल ही जाएगा, रास्ते से निकल जाएगा, ठीक है। उसको धौलावीरा से पहले बोलिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों, अगर आपने देखिए 3 याद रखा ना, जो लाइन से आपने याद रखा, लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, सुरकोतड़ा गायब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसको तीसरे नंबर पर रखिएगा ताकि वो बीच में सेफ रहे, ठीक है। सुरकोतड़ा को याद रखिएगा, और ये गुजरात में है, ठीक है। तो 4 नाम याद रखिएगा, पहले फिर से लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा और धौलावीरा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं इधर, देखिएगा महाराष्ट्र में तो दैमाबाद, ये तो भूलेंगे ही नहीं, एक ही जगह है, नाम याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में दैमाबाद कौन सी नदी किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे, याद रखिएगा, नदी का नाम है प्रवरा नदी, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इधर आएंगे तो यूपी आ गया, यूपी में आप याद रखेंगे आलमगीरपुर, और हरियाणा में याद रखिएगा बनावली और राखीगढ़ी है, बनावली और राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी को तो ऐसे मत भूलिएगा क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में जो है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो राखीगढ़ी है, ठीक है, एरिया वाइज याद रखिएगा। चलिए कुछ फैक्ट्स आप देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा इसके अंतर्गत और क्या क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो कल जो है मैंने आपको एक एक पॉइंट पर चन्हुदड़ों के बारे में बताया था, क्या आपको नहीं बताया? चलिए आज स्टार्ट करेंगे, देखिएगा पाकिस्तान के टॉपिक में पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर भारत के इन सभी क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कम से कम 10 बार आपको याद कराऊंगा, जिसमें खोजकर्ता का नाम याद रखना है, किसने खोजा है याद रखना है, और किस सन में खोजा है, और ये मुख्य तौर पर किस देश में, किस प्रांत पर, कहां पर स्थित है, ठीक है। और अगर इससे कोई एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है, तो वो क्या है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा चन्हुदड़ो, ठीक है, चन्हुदड़ो याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा चन्हुदड़ो जो है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। तो चन्हुदड़ो जो है इसे खोजा गया था MC मजूमदार के द्वारा, MC मजूमदार के द्वारा जो है खोजा गया था, याद रखिएगा, नाम है MC मजूमदार, और खोजा गया था 1931 में, 1931 में, याद रखिएगा 1931 में खोजा गया था इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए खोजकर्ता यानी डिस्कवर करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है MC मजूमदार, लेकिन जब इसे खोदने की बात आएगी ना, क्योंकि इसको, इस पूरे जगह को देखिए, एक बात और समझाता हूं मैं आपको, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, ये सभ्यता कहां पर थी, तो ये जमीन के नीचे थी इस तरीके से, ठीक है। तो खोद करके आप यहां पर हैं और खोद करके जो है यहां तक पहुंचे हैं आप, ठीक है। तो उत्खननकर्ता का भी नाम पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो याद रखिएगा चन्हुदड़ो जो है ना, जब इसे एक्सकवेशन किया गया, माइनिंग किया गया इसके लिए, तो याद रखिएगा उत्खननकर्ता का नाम याद रखिएगा, तो उत्खननकर्ता है मैके, जॉर्ज मैके, याद रखिएगा, उत्खननकर्ता जॉर्ज मैके का नाम, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसकी अवस्थिति तो आप जान ही चुके हैं, सिंध पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, ठीक है, सिंध पाकिस्तान के अंतर्गत, ठीक है। अब यहां पर क्या मिला है, तो याद रखिएगा, पहला इसके अंतर्गत यहां पर मिला है, याद रखिएगा, हाथी को अलंकृत किया हुआ, ठीक है। हाथी को जो है पूरी तरीके से सजाया गया, याद रखिएगा, तो अलंकृत हाथी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, अलंकृत हाथी, तो याद रखिएगा हाथी को अलंकृत किया हुआ। दूसरा याद रखिएगा
बिल्ली और कुत्ते के पैर के निशान। ठीक है, बिल्ली और कुत्ते के पैर के निशान याद रखिएगा। तो ये जो निशान है ना, एक्चुअल में बिल्ली आगे आगे भाग रहा है और कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, कुछ इस प्रकार के निशान मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा घड़ियाल, घड़ियाल। ठीक है, तो घड़ियाल की आकृति मिली है, याद रखिएगा। और वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इस समय जो है मछलियों के अंकन वाले मुहर या मुद्रा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या मिला है, अलंकृत हाथी मिला है। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे क्या मिला है, बिल्ली कुत्ते के पैर के निशान मिले हैं। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा इसके अलावा क्या मिला है, घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल की आकृति मिली है, चिन्ह मिला है, याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा और क्या मिला है, वक्राकार ईंटें। समझते हैं क्या होता है, ईंटों की जो आकृति होती है ना, जैसे देखिए ईंटें क्या होता है, जनरली इस तरीके की आकृति की होती है, रेक्टेंगल में होता है ना ईंट। तो अगर ईंटा ऐसा मिल जाए तो वक्र की आकृति का अधूरा अधूरा ईंट ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो वक्र की आकृति को कहते हैं, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश फॉर्म में आपको बता रहा हूं एक्चुअल में। तो इसमें जो है ना ये कहलाता है, याद रखिएगा ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, पहले तो आपको बता दिया मैंने कि हाथी को अलंकृत करने का मतलब होता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है ऑर्नेट एलिफेंट। ठीक है, ऑर्नेट एलिफेंट। ठीक है, दूसरा बिल्ली कुत्ते के पैर के निशान, बहुत कॉमन बात है, याद रखिएगा, फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेजिंग ए कैट। ठीक है, यानी कुत्ता जो है जब बिल्ली को दौड़ा रहा था, चेज कर रहा था, उस समय के फुटप्रिंट मिले हैं इसके, याद रखिएगा। और दूसरा है कर्व्ड, जो वक्र होता है उसको बोलते हैं हम लोग कर्व। ठीक है, तो कर्व ब्रिक्स जो होते हैं, याद रखिए, कर्व्ड ब्रिक्स। ठीक है, तो कर्व का मतलब होता है कि जो डिजाइन होता है ना, जैसे हम लोग ईंटे को क्या करते हैं, एक कॉमन रिफॉर्म में देखते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसा कर दें यहां से, तो आपका ईंटा क्या हो जाएगा, वक्र की आकृति का हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कर्व्ड ब्रिक्स के बारे में बात हो रही है, वक्राकार ईंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और फिर एलिगेटर के बारे में जानकारी मिली है, याद रखिएगा, घड़ियाल के बारे में। और अंतिम तौर पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इनकी करेंसी रही है, मुहर रहा है, उसमें मछलियों के या फिशेस के क्या मिले हैं, याद रखिएगा, साइन मिले हैं। ठीक है, फिशेस की आकृति मिली है। इसके अलावा जो है यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल ही मैंने बताया था, पहला लिपस्टिक, दूसरा काजल और पाउडर वाउडर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो है मिला था, याद रखिएगा, इस समय में। ठीक है, लिपस्टिक काजल यूज्ड इन कॉस्मेटिक। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हाथी को अलंकृत ऑर्नेट एलिफेंट। ठीक है, बिल्ली कुत्ते के पैर के निशान, घड़ियाल, वक्राकार ईंटें, मछली के अंकन वाले मुहर, लिपस्टिक काजल। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका यहां पर इंपॉर्टेंट क्या मिला है, या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस समय जब ये सभी आकृतियां मिल रही है ना, तो ये माना जाता है कि इस समय के जो लोग थे बहुत अच्छे कारीगर हुआ करते थे। ठीक है, मतलब जब ऐसा बना ले रहे हैं, अब सोचिए आपको आकृति में, चट्टानों में इस प्रकार की आकृतियां मिल रही हैं, तो आज के समय के जो कारीगर हैं वो भी इतना बेहतर काम नहीं कर पाते, जो आज से कितना साल पुराना। तो सोच के देखिए ये साल कितना पुराना है, तो अभी हमको कितना साल हो चुका है, 2024 में जी रहे हैं हम लोग, है ना। जस्ट उल्टा कर लीजिए, और 2000 साल पहले, यानी 5000 साल पहले की बात है, और उस समय के साक्ष्य अभी हमको मिल रहा है, और वो भी ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि इस समय के कारीगर हुआ करते थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, यानी कि काफ़ी कुशल कारीगर हुआ थे। ठीक है, स्किल्ड लेबर इस समय मेन फेमस थे, याद रखिएगा, इस समय के लेबर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है लोथल के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां तक बातें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया है बातें। ठीक है, तो याद रखिएगा, चन्हुदोड़ो के बारे में, सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, याद रखिएगा,
लोथल एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखिएगा लोथल। और इसको आपको याद रखना ही है, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये 4 ऐसे क्वेश्चन है याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 शब्द याद रखिएगा, लोथल, रंगपुर, ठीक है, एक धौलावीरा और चौथा है आपका राखीगढ़ी। ठीक है, किस्मत थोड़े से ऊपर जाएगा तो बनावली तक भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और थोड़ा ऊपर गया तो रोपड़ तक भी जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 नाम आपको फेमस तरीके से याद रखना है, ये सभी क्षेत्र आते हैं। तो लोथल देखिएगा, बेसिकली लोथल के बारे में, इसको किसने खोजा था तो याद रखिएगा, लोथल रंगनाथ राव ने खोजा था। ठीक है, रंगनाथ राव ने खोजा था लोथल को। ठीक है, 1957 में जो है इसे खोजा गया था, 1957 में। ठीक है, 1957 में खोजा गया था, याद रखिएगा। और ये जो है कहां पर है आपको जानकारी है, गुजरात में। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी नदी पूछी जाए, एक तरफ स्थानों का नाम लिख दिया गया और एक तरफ जो है नदियों का नाम लिख दिया गया, सुमेलित कर लीजिए आप। ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा जब याद रखेंगे भोगवा नदी कहाँ है, हिडन नदी कहाँ है, प्रवरा नदी कहाँ है। अभी बहुत सारी नदियों का नाम आपको याद रखना, सभी जगहों के कुछ ना कुछ नदी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल है और लोथल जो है बहुत फेमस क्षेत्र बना है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या क्या मिला है इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो है आपको बताया था, अवशेष के तौर पर क्या मिला है, बताइए जल्दी से, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह मिला है, याद रखिएगा। उसके अलावा मनके बनाने के कारखाना। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके जानते हैं आप लोग क्या होता है, हाँ, मनका जो है ना, जैसे हम लोग जेम्स पहनते हैं हाथों में और हम लोग पायल और विभिन्न प्रकार के गोल्ड वोल्ड के आभूषण पहन लेते हैं, उसी प्रकार उस समय जो है ना मनके बनाए जाते थे आभूषण के तौर पर। यानी उस समय के जो मनका हुआ करता था वो बेसिकली क्या था, आभूषण था उस समय का। ठीक है, तो याद रखिएगा मनके बनाने के कारखाने आपको यहाँ पर मिले हैं लोथल में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर और क्या क्या मिला है, तो 2 बातें और याद रखिएगा। यहाँ पर जो है धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहर मिली है। ठीक है, फारस की मोहर मिली है। और याद रखिएगा यहां पर जो है 3 युगल समाधियां मिली हैं, 3 युगल समाधियां। तो ग्रेव यार्ड है, याद रखिएगा। और 3 कपल की, ठीक है, 3 अलग अलग कपलों की क्या मिली है, यहाँ पर कब्र मिली है, याद रखिएगा। तो 3 युगल समाधियां कहा जाता है उसे। ठीक है, तो 3 कपल्स जो है उनको दफनाने की जानकारी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है याद रखिएगा यहाँ पर जो है हाथी के दांत मिले हैं, पूर्ण हाथी के दांत। अब देखिए इतने सारे चीज यहाँ पर मिले हैं, लेकिन आपको 3 जातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बंदरगाह, मनके बनाने कारखाने, धान बाजरे के साक्ष्य। ये 3 लाइन को सबसे ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है तो याद रखिएगा बंदरगाह, जिसको आपको मिलेगा यहाँ पर नाम याद रखिएगा। कई बार बंदरगाह नहीं पूछा जाएगा, बोलेंगे गोदीबाड़ा, तो इसको कहते हैं गोदीबाड़ा। ठीक है, गोदीबाड़ा के साक्ष्य याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो गोदीबाड़ा यहाँ पर इसको बोलते हैं डाक यार्ड, याद रखिएगा, डाक यार्ड कहा जाता है इसे। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा आपको ये बात और भी याद रखना है यहाँ पर कि जो क्षेत्र है ये, ठीक है, लोथल, इसके संबंध में जो पूछा जाता है या बताया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला तो याद रखिएगा ये लोकेटेड कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। पहला इसका लोकेशन याद रखिएगा, भोगवा नदी किनारे। दूसरा याद रखिएगा डाकयार्ड या फिर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, लोथल में मिला है। ठीक है, मनके बनाने कारखाने को याद रखिएगा कि जो मनके बनाने के कारखाने हैं, ठीक है, इसके संबंध में याद रखिएगा यहाँ पर जो फैक्ट्री है इसे कहा जाता है बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मेकिंग फैक्ट्री। ठीक है, धान बाजरे के साक्ष्य मिले हैं तो याद रखिएगा पैडी और बार्ले के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, फारस की मोहर मिली तो फारस देश आपको पता होगा
जिसे पर्सिया कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ के जो करेंसी है वो मिला है, मोहर मिला है यहाँ पर, याद रखिएगा। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, तो याद रखिएगा 3 कपल्स कब्र मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। डाक यार्ड कहा जाता था, याद रखिएगा, इस पे सॉरी ग्रेव यार्ड कहा जाता था। और पूर्ण हाथियों के दांत मिले हैं, तो याद रखिएगा, तो एलिफेंट टस्क कहा जाता है, ठीक है। तो एलिफेंट टस्क प्राप्त हुआ है, हाथी के दांत, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, कहाँ से मिला है, लोथल क्षेत्र से मिला है, ठीक है। अब इसके संबंध में ना एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये दर्शाता ये है कि ये जो है ट्रेड का, व्यापार का एक मुख्य केंद्र रहा था, या मुख्य क्षेत्र था, जिससे एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में व्यापार होता था, ठीक है। तो ये बेसिक है, याद रखिएगा कि लोथल के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो क्या है, तो याद रखिएगा इसके संबंध में एक जानकारी मिलती है, जिसमें इसके संबंध में ये मिलता है कि व्यापार के लिए मुख्य केंद्र बनाया गया था। क्योंकि यहाँ से देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ना एक्चुअल में ये कहाँ पर है, तो थोड़ा सा हम मैप में चलते हैं, देखिएगा, देखिए ये वाला क्षेत्र है लोथल आपका, ये क्षेत्र, ठीक है। तो अगर आप लोथल की बात करें, ये लोथल का क्षेत्र है, तो सारे डॉकयार्ड जो है ना यहीं पर बनाए गए थे, और यही जो है एशिया और बाकी देशों के मध्य, अरब देशों के मध्य जो है क्या बनता था, ट्रेड का रूट बनता था, ठीक है। तो ट्रेड रूट के कारण जो है सारे जो व्यापार का, इन सभी के मध्य जो व्यापार हो रहा है, यहीं से सारे माल आते और जाते थे, इसलिए लोथल इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा, ठीक है। तो लोथल की इंपॉर्टेंस को समझिए, और याद रखिएगा लोथल जो है ये बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लोथल के बाद जो है, इसके बाद आता है आपका कालीबंगा, ठीक है। देखिएगा कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान, याद रखिए कालीबंगा, ठीक है। इसका साहित्य में जो मीनिंग है याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है काली चूड़ी, इस जगह का नाम है काली चूड़ी के नाम से जाना गया है, याद रखिए कालीबंगा को काली चूड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसे खोजकर्ता की बात करते हैं, देखिएगा। तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा जो कालीबंगा क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत, इसकी खोजकर्ता का नाम है, याद रखिएगा, अमलानंद घोष, ठीक है। तो कनेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, खोजकर्ता कालीबंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अमलानंद घोष ने कब खोजा था, 1953 में खोजा था, 1953 में खोजा था, ठीक है। किस नदी किनारे है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है घग्घर नदी के किनारे है, घग्घर रिवर, घग्घर नदी किनारे है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ से क्या मिला है अवशेषों में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जो आपको 3 लाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो इसमें अवशेष जो है ना, साक्ष्य जो मिले हैं, याद रखिएगा, जूते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। जूते हुए खेत मतलब खेत के जो आकृति मिली है हमको उस समय साक्ष्य के तौर पर, वो जूते हुए मिलते हैं इस समय में, ठीक है। तो याद रखिएगा जूते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अग्निकुंड, कच्ची ईंट के मकान, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले याद रखना है, उसके अलावा फिर बाकी चीज़ें, ठीक है, बाद में याद कर लीजिएगा। यानी इसके बाद वाले चीज़ों को अगर आप याद नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 लाइन आपको प्रॉपर याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहला ही है, याद रखिएगा जूते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा अग्निकुंड की जानकारी मिलती है इस समय में, और कच्ची ईंटों के मकान मिले इस समय में यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक के एविडेंस मिले हैं इस समय, भूकंप के साक्ष्य, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पर जो है घरों में कुएं पाए गए हैं, मतलब इस क्षेत्र में जो घर में
अभी आपको बताऊंगा कैसे कि घरों में कुएं बनाए जाते थे, घरों में कुएं के साक्ष्य। ठीक है, तो यहां पर जितने भी घर बने हैं सभी में वेल के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। सभी जगह पर कुएं बनाए जाते थे, इसमें कॉमन बात थी ये। ठीक है, अब इसमें जो विशेष याद रखिएगा उसके बारे में एक लाइन में आपको बताता हूं। ठीक है, और वो ये है कि यहां पर जो है ना, दो चीजें जो विशेष तौर पर मिली है वो ध्यान रखिएगा कि बाकियों जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है, प्लेस है, उनमें से ये अलग था। क्यों? क्योंकि इसमें जल निकासी और घरों के निर्माण में शहरों के समान नहीं मिला है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर जो इंपॉर्टेंट मिला है कालीबंगा क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां के जो जल निकासी है या घरों का निर्माण हुआ है बाकी शहरों के समान नहीं है यहां पर। ठीक है, ये अलग प्रकार से कालीबंगा में जो निर्मित हुआ है, कच्चे ईंट मिले हैं, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहां पर जो है ना, जब इंसानों को मरने के बाद जो है यहां पर दो प्रकार के संस्कार किए जाते थे। संस्कार की जो जानकारी मिलती है याद रखिएगा, क्योंकि बाकी जगह पर क्या करते हैं, दफनाए जाते थे। यहां पर जो है दाह संस्कार किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, दाह संस्कार की जानकारी और दूसरा दफनाने की जानकारी। ये दोनों प्रकार से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अमलानंद घोष को याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि जुते हुए खेत जो है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है प्लॉटेड। ठीक है, प्लॉटेड एरिया। अग्निकुंड याद रखिएगा। ठीक है, तो अग्निकुंड जो है फायर पिट्स कहलाता है। और यहाँ पर कच्ची ईंट जो होते हैं, याद रखिएगा, मड। ठीक है, मड फिटेड ब्रिक्स जो है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। अर्थक्वेक के एविडेंस मिले हैं इस समय। और घरों में जो है क्या मिला है, कुएं के साक्ष्य मिले, तो वो हर जगह मिलेंगे, याद रखिएगा। जितने भी आप सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में पढ़ेंगे, अधिकांशतः क्षेत्रों में जो है आंगन में एक कुआं और एक स्नानागार जो है, बाथरूम, ठीक है, या बाथ जो है, ये आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। कालीबंगा में आपको तीन बातें याद रखना है। कालीबंगा से कहाँ से है, ठीक है, आपका राजस्थान का क्षेत्र। दूसरा किस नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे, याद रखिएगा। तीसरा किसने ढूंढा है, तो अमलानंद घोष ने ढूंढा है। ठीक है, चौथा याद रख लीजिएगा, जूते हुए खेत आपको याद रखना है कालीबंगा से। बस ये चार फैक्ट भी याद रखते हैं तो ये काफ़ी है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद कालीबंगा के बाद बनावली। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ा बोर लगता है, लेकिन यकीन कीजिए एग्जाम में जब देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा इसको। कारण ये है कि ये सभी क्षेत्र ना बहुत कॉमन तरीके से, अगर आपने इससे पहले व्यापम का एग्जाम दिया होगा या कोई पेपर उठा के देखिएगा तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा मिलेगा। हमेशा, मतलब एक साल में अगर 5 एग्जाम होते हैं तो पांचों एग्जाम में लगभग समझिए एक आध क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपने अंदर ना उतना उत्साह बना के रखिए कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं जहां पर आपके एग्जाम को कहीं ना कहीं आप क्रैश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब एग्जाम में आप बैठे और आपके टॉपिक ये प्रॉपर याद हो आपसे और सारी चीज़ें बन रही हैं, तो फिर उस समय खुशी का जो टाइम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी एग्जाम में बैठिएगा और पेपर पहला पन्ना खोला आपने और वही क्वेश्चन मिल गया आपको जो आपने पढ़ा हुआ है, वहां से लगता है आज की आज किस्मत बदल गई है और ये नौकरी मेरा ही है। ठीक है, इसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़े होते हैं, आपके दिमाग में वो प्रॉपर होता है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है। और लेकिन अगर आपके पास कुछ नए नए डाटा हैं, अगर मान लीजिए सामने से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया गया जो आपको नहीं बनता, तो लगेगा आज ही किस्मत खराब है मेरा। ठीक है, तो इसका कारण केवल एक ही चीज़ है कि आपने मेहनत नहीं किया है। ठीक है, तो आप अगर अपने पॉइंट को पूरा क्लियर करते हैं, प्रॉपर तरीके से सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी होगी और वो किस्मत तभी आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा बनावली के बारे में बताइए, कहाँ पर है ये? हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा के क्षेत्र में है, याद रखिएगा, बनावली। ठीक है, खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, रविंद्र सिंह बिस्ट। ठीक है, रविंद्र सिंह बिस्ट। 1973 में इसे खोजा गया है, याद रखिएगा, 1973 में। ठीक है, अब देखिएगा हरियाणा में है। ठीक है, मेनली जो है हरियाणा के हिसार
जिले में आता है, याद रखिएगा। और मुख्य तौर पर याद रखिएगा किस नदी के किनारे है, तो हरियाणा के क्षेत्र से एक नदी बहती है, याद रखिएगा, बहती थी सरस्वती नदी के किनारे जो है यह क्षेत्र है। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे, याद रखिएगा। अब देखिएगा इस क्षेत्र में जो है और क्या क्या मिला है इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो याद रखिएगा सबसे पहला तो हल की आकृति। ठीक है, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, खिलौने की आकृति मिला है, याद रखिएगा। खिलौना, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा जौ। ठीक है, जौ के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। कई बार हमसे पूछा जाता है कि भारत में जो है सबसे पहली बार किस फसल के साक्ष्य जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा जौ के साक्ष्य मिलते हैं, जौ के बाद धान मिला है। ठीक है, सबसे पहले क्या मिला है, जौ मिला है और उसके बाद धान मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सेल खड़ी। जौ, सेल खड़ी, और सेल खड़ी के बाद याद रखिएगा मातृ देवी की लघु मूर्ति। मातृ देवी की लघु मूर्ति, याद रखिएगा। ठीक है, मातृ देवी की लघु मूर्ति और पशुओं की मूर्ति। ठीक है, ये सारे क्षेत्र मिले हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा हल के जो आकृतियां मिली हैं, हल के बारे में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसे कहा जाता है प्लो सेप टॉय। ठीक है, प्लो सेप टॉय। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कि हाई क्वालिटी के बारले मिले हैं इस समय, जौ मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा तो सेल खड़ी के बारे में याद रखिए। सेल खड़ी जानते हैं आप लोग क्या होता है, सेल खड़ी? सेल खड़ी सुने? देखिए सेल खड़ी जो होता है ना, इसमें जोड़ घटाव के जानकारी मिलती है इस तरीके से, ऐसा देखा है स्लेट उलेट में ऊपर लगा रहता था, बच्चों को जोड़ते थे ऐसा। ठीक है, उसे सेल खड़ी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो पक्की ईंटों से बना हुआ, पक्के मिट्टी से बना हुआ, पकाया हुआ जो है सेल खड़ी के ऐसे आकृति मिली है। ठीक है, तो ये जो सेल खड़ी है, याद रखिएगा। अब ये कैसा होगा, मिट्टी है, मिट्टी में मनके की ऐसे आकृति बनेगी, मोती जैसा ऐसा। ठीक है, खुला नहीं रहेगा पूरी तरीके से, ये पूरा का पूरा एक ठोस पदार्थ जैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, और इसमें ऐसा गोला गोला आकृति बना रहता है, इसको सेल खड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसको सेल खड़ी कहते हैं। ठीक है, तो सेल खड़ी मिला है, याद रखिएगा, सेल खड़ी के संबंध में। ठीक है, दूसरे याद रखिएगा इसके अलावा मातृ देवी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मदर गॉडेस के फिगर मिले हैं, याद रखिएगा, कुछ पिक्चर्स ऐसे मिले हैं। ठीक है, मूर्तियां मिली हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पशुओं की मूर्तियां मिली हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब इस समय भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, बनावली में जो है नाली का निकासी, नाली के निकासी का अभाव, याद रखिएगा, नाली के निकासी का अभाव था, यानी इस समय जो है, याद रखिएगा, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम का अभाव था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया था। ठीक है, बनावली में ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धौलावीरा। देखिएगा धौलावीरा जो है, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था इसे, याद रखिएगा। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था, याद रखिएगा, खोजकर्ता बहुत नया है, याद रखिएगा, 1990-91 में खोजा गया है ये। ठीक है, तो धौलावीरा का जो क्षेत्र, याद रखिएगा, ये एक नदी है, याद रखिएगा, काबिर बेत। ठीक है, इसके नदी का नाम है काबिर बेत। ठीक है,
कच्छ का रण आपने सुना होगा, तो कच्छ के रण से पहले याद रखिए कच्छ जो जिला है ना, कच्छ का क्षेत्र है, वहां पर काबिर बेत नदी है, याद रखिएगा काबिर बेत नदी, ठीक है। तो यहां पर ये प्राप्त हुआ काबिर बेत नदी के अंतर्गत, याद रखिएगा यहां पर, ठीक है, गुजरात के अंतर्गत। अब देखिए यहां पर क्या मिला है, तो याद रखिएगा साक्ष्य के तौर पर अच्छी जल निकासी। देखिए हमारे लिए ना ये बात सोचना बहुत मजाक वाली बात है कि इस समय के नाली मिले हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए लगे ना कि नाली मिला है हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब समझ के देखिए कि आज से 5000 साल पहले लोग नाली के बारे में सोच के चलते थे। आज हमारे गांव में नाली नहीं मिलेगा, ठीक है। लोग बर्तन धोते हैं और घर के बगल में यहाँ पे कचरा का डालते हैं, सोचिए। लेकिन उस समय 5000 साल पहले जो है लोग क्या कर रहे थे, अच्छी जल निकासी या वाटर ड्रेनेज एक्सलेंट लेवल पर बना रहे थे इसको। तो सोचिए देखिए उस समय के लोग जो है वो किस दिमाग से जी रहे थे और हमारे ग्रामीण लोग कैसे जीते हैं, ये डिफरेंस थोड़ा सा समझिए। और यही कारण है कि हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, हमारी सभ्यता जो आज से 5000 साल पहले जो विलुप्त हो गई है, ठीक है, और उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग आज। तो याद रखिएगा यही चीज़ें हैं जिसको आप किताबों में पढ़ते हैं और उसके बाद जो एग्जाम में लिखते हैं और उसके बाद आपकी नौकरी लगती है। तो कारण सिर्फ इतना है कि आप दो चीज़ों से पढ़ रहे हैं, एक नॉलेज के हिसाब से और दूसरा अपनी नौकरी के लिए, ठीक है। और एक अगर एक चीज़ से पढ़ रहे होते कि आपको सिर्फ पास होना है या फिर आपको सिर्फ नौकरी पाना है, तो इससे दोनों चीज़ों का फायदा होता है, याद रखिएगा। क्योंकि नौकरी हमारे लिए एक मेन एम है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अलावा ये भी सोच के देखिएगा कि आप उस जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो उस समय लोग जी रहे थे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा कंपैरिजन अपने अंदर जरूर रखिएगा कि उस समय से और अभी में क्या परिवर्तन है, ठीक है। और देखिए अपने आप चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक है। चलिए देखिएगा बनावली के अंतर्गत जो है धौलावीरा, सॉरी धौलावीरा के अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा एक्सलेंट लेवल पर जो है वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर मिला है, याद रखिएगा, यानी जल निकासी मिला है, अच्छी जल निकासी का माध्यम, ठीक है, यानी नाली के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा इसके अलावा क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा खेल का मैदान, एकमात्र क्षेत्र जहां पर खेल के मैदान मिले हैं, याद रखिएगा धौलावीरा मिले हैं, ठीक है। कहीं पर भी खेल का मैदान नहीं मिला है, तो प्लेग्राउंड कहां पर है, धौलावीरा क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा गिलहरी की पत्थरों की मूर्ति, ठीक है। तो मोंगूस जानते होंगे आप लोग, मोंगूस, ठीक है। तो मोंगूस जो है ना स्टैचू मिला है, मोंगूस के स्टैचू मिला है, ठीक है, मेड ऑफ स्टोन, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है स्टोन ब्लॉक्स मिले हैं, याद रखिएगा, पत्थर के ब्लॉक्स, पत्थर के ब्लॉक मिले हैं। तो ये तीन चीजें देखिए, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये और ये है, केवल एविडेंस के तौर पर, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला अच्छी जल निकासी, खेल का मैदान और गिलहरी के पत्थरों की मूर्ति मिली है, ठीक है। अब उसके अलावा जो है इसका जो विशेष है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा धौलावीरा के संबंध में, और वो विशेष है कि धौलावीरा एकमात्र स्थान है, एकमात्र स्थान जहां पर तीन स्थान, या फिर आप इसे कह सकते हैं तीन भागों में बटा हुआ था, एकमात्र स्थान जहां तीन भागों में बटा पाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा धौलावीरा इज द ओनली सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। यानी आपको याद रखना है कि ये जो है 3 पार्ट में बटा हुआ था। तो याद रखिएगा एक पश्चिमी, ठीक है, वेस्ट पार्ट में, एक आपका ईस्ट पार्ट में, ठीक है, पूर्वी, और एक आपका मिडिल पार्ट में, जिसको हम मिडिल पार्ट से, इसलिए तीसरा भाग जो है 3 भाग में बटा हुआ था, याद रखिएगा। इसका यही एक आपका याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा रोपर, नेक्स्ट नाम है आपका रोपर, रोपण, ठीक है। तो रोपण को जो है यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है, ढूंढा गया है, याद रखिएगा, खोजा गया है यज्ञदत्त शर्मा। रोपण कहां पर है, पंजाब में,
ठीक है, रोपड़ पंजाब याद रखिएगा, भारत के पंजाब में आता है ये, ठीक है। और याद रखिएगा अभी इसका जो लोकेशन याद रखिएगा प्रॉपर, तो रूपनगर के क्षेत्र में इसका लोकेशन है प्रॉपर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 1955 में इसे खोजा गया था 1955 में, ठीक है, 1955 में खोजा गया था। और ध्यान रखिएगा किस नदी किनारे है ये, तो सतलज नदी के किनारे है, याद रखिएगा सतलज नदी के तट पे है, लोकेटेड है, ठीक है। तो देखिएगा पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है, यहां पर क्या क्या मिला है, चार चीजें याद रखिएगा। पहला मिला है शंख, ठीक है। दूसरा मिला है चूड़ी, तो शंख, चूड़ी, बैंगल्स, ठीक है। इसके अलावा कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है। कॉपर एक्स, कॉपर एक्स याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है मानव और कुत्ते को साथ में दफनाया हुआ, याद रखिएगा। मतलब यहां पर जो है ना मानव और कुत्ता जो है साथ में सावधान की जानकारी मिलती है इसकी, ठीक है। तो याद रखिएगा कुत्ते व मानव के सावधान, ठीक है। तो याद रखिएगा एविडेंस ऑफ डॉग बुरियल एलोंग विथ द ह्यूमंस, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको याद रखना है, ये जो है हमने 8वां प्लेस कवर किया है, याद रखिएगा, ठीक है, 8वें नंबर पर, याद रखिएगा। अब इसके बाद एक एक करके थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इनके अंतर्गत जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आलमगीरपुर तो हमने डिस्कस कर लिया है, आलमगीरपुर के बारे में। यहां पर 3 जगह और है जो एक साथ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है ना कुछ कम साक्ष्य मिले हैं, कम क्षेत्र हैं, इसमें सबसे पहला नाम आता है, याद रखिएगा, रंगपुर का, ठीक है। रंगपुर कहां पर है, रंगपुर गुजरात में, ठीक है। क्या मिला है यहां पर, चावल के साक्ष्य, मैंने बताया था, बस चावल के साक्ष्य याद रख लीजिएगा, रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा माधव स्वरूप खोजा गया है, माधव स्वरूप के द्वारा, ठीक है, माधव स्वरूप के द्वारा खोजा गया है, याद रखिएगा 1931 में, ठीक है, 1931 में खोजा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है आपको सिर्फ यहां पर एक ही बात याद रखना है कि ये किस नदी किनारे है और यहां पर क्या मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा नदी का नाम है माडर नदी, ठीक है, याद रखिएगा नदी का नाम है माडर नदी। और यहां पर मिला है चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले हैं, इतना ही याद रख लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। माधव स्वरूप के द्वारा खोजा गया 1931 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा माडर नदी के किनारे है और चावल के साक्ष्य मिले रंगपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो कॉमन मिली हैं, बाकी जगह सभी जगह पर कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी के लिए याद रखिएगा, राखी गढ़ी जो क्षेत्र है उसके लिए याद रखिएगा कि राखी गढ़ी को खोजा गया है भान के द्वारा 1969 में, 1969 में खोजा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लोरर नेम पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सूरज भान बोलते हैं या भान बोलते हैं इनको, याद रखिएगा सूरज भान भी कहते हैं या भान भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है सूरज भान। और याद रखिएगा 1969 में इनको इनके द्वारा खोजा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये कहां पर है, तो याद रखिएगा हाँ, तो हरियाणा के क्षेत्र में, याद रखिएगा हरियाणा। और याद रखिएगा कौन सी नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे, याद रखिएगा का क्षेत्र है, घग्गर नदी का क्षेत्र, ठीक है। अब इसके अलावा देखिएगा क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो अवशेष के तौर पर तो आपको बता दूं कि राखी गढ़ी जो है ना, ये जब खोजा गया, अभी एक्सप्लोर किया गया जब इसके आगे, तो सबसे बड़ा जो है
भारत में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्लेस है ये, ठीक है। तो लार्जेस्ट एरिया में आता है, याद रखिएगा इसके अंतर्गत। और दूसरी बात याद रखिएगा, अभी जो है इस पे खोजने की जो जानकारी मिलती है वो कब मिलती है, 26 मार्च 2024 सॉरी 14 में, ठीक है। तो इसके बारे में जो अभी आगे जानकारी मिली है वो मिला है 26 मार्च 2014, ठीक है। इसके साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा इसको जो है वर्ल्ड ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, वर्ल्ड ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया गया है इसके 10 प्लेस को, ठीक है। इस क्षेत्र के 10 प्लेस को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, वर्ल्ड ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मिला क्या है इस समय में, तो याद रखिएगा कॉपर टूल्स मिले हैं, ठीक है, यानी तांबे के हथियार मिले हैं, कॉपर टूल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है करेंसी मिला है, मुद्रा मिला है, याद रखिएगा, करेंसी, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र थे, याद रखिएगा, जो कि इससे संबंधित है, ठीक है। ठीक है। और एक याद रख लीजिएगा सुरकोतड़ा के बारे में, ठीक है। सुरकोतड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। किसने खोजा है, जगपति जोशी ने, या जगपत जोशी भी कहते हैं, याद रखिएगा, जगपत जोशी, ठीक है। याद रखिएगा गुजरात में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, याद रखिएगा, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, घोड़े की अस्थियां मिली हैं या घोड़े के बोन्स मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1964 में खोजा गया अवशेष के तौर पर, याद रखिएगा, इसमें अवशेष मिला है घोड़े की अस्थियां, ठीक है, हड्डी, हॉर्सेस, ठीक है। तो हॉर्स के क्या मिले हैं, याद रखिएगा, बोन्स मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेशल टाइप के ग्रैब मिले हैं यहां पर, ठीक है। किस नदी किनारे ये अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। ये सारे फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत सारे इसमें फैक्ट आते हैं जो 3-4 पॉइंट से आपको कवर करना है, ठीक है। पहला गुजरात में मिला है, गुजरात में है, याद रखिए, जगपति जोशी ने खोजा है, सरस्वती नदी के किनारे अवशेष में मिले हैं, घोड़े की अस्थियां मिली हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया होगा, या नहीं भी किया है तो आपको बता दूं कि ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इतना अगर आप याद रखेंगे तो फिर आगे जाकर कहानी आगे जुड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि भारत के कौन से क्षेत्र में, किस राज्य में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान मिला है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर में क्या नाम है, तो मांडा, ठीक है। दूसरे नंबर पंजाब में क्या है, तो रोपण, ठीक है, पंजाब में रोपण, याद रखिएगा, पंजाब रोपण, ठीक है। दूसरा हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली, बनावली, ठीक है, राखीगढ़ी और बनावली, याद रखिएगा, 2 नाम, राखीगढ़ी और बनावली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान में कालीबंगा, बहुत बढ़िया, कालीबंगा याद रखिएगा, राजस्थान में है, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद गुजरात में लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा पहले, उसके बाद धौलावीरा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपके महाराष्ट्र में तो दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद, और उसके बाद आते हैं हम यूपी में तो आलमगीरपुर, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद बाहर पाकिस्तान के लिए 3-4 क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान में 4 नाम आपको याद रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, चन्हुदड़ो, और उसके अलावा याद रखिएगा एक आपका सुतके गेंडोर, ठीक है। ये 4 नाम पाकिस्तान के लिए याद रखिए। बताइए, बहुत टफ नहीं है, आप रिपीट टू रिपीट कीजिए, देखिए सब कुछ याद होने लगा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बस रिपीट करना है, याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन बनता है जैसे कई बार ऐसे बनता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ठीक है। दूसरा, घोड़े की अस्थि कहाँ मिली है, ठीक है। तीसरा, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली है, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति। अच्छा, ये मातृ देवी की मूर्ति का मतलब क्या है, समझा देता हूँ मैं आपको, देखिएगा। तो एक महिला की मूर्ति मिली है जिसके पेट से, ठीक है, जिसके पेट से जो है एक पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया, ठीक है। मतलब मातृ देवी की एक महिला की मूर्ति है
और मूर्ति के पेट से क्या निकल रहा है, एक पौधा, ठीक है। तो उसे माना गया कि वो क्या है, पृथ्वी माता है या फिर ऐसी माता जो जीवन देती है, ठीक है। तो ये मानकर जो उनकी पूजा की जाती है इसको मातृ देवी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आपको मैं बताऊंगा जो कि हमारे पास हैं, जिसको हम समझेंगे आगे कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये कैसी आकृति है, इसका साइज क्या है, रोड की आकृति कितनी है, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कि 9.1 मीटर का जो है 15 के अराउंड जो है यहाँ पर रोड की जो है लंबाई चौड़ाई मिलती थी, याद रखिएगा, विड्थ मिलता था इसका, ठीक है, चौड़ाई मिलती थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप इस तरीके की आकृति मिलेगी आपको, ठीक है, एक सिंग वाला पशु कहते हैं इसको, ठीक है। आप विभिन्न प्रकार के पशु देखे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन और देखिए पशुपतिनाथ की मूर्ति, और यहाँ पर कुबड़ वाला सांड की बहुत बड़ी वैल्यू थी। अगर आपसे पूछा जाए किसकी पूजा होती है, तो कुबड़ वाले सांड की पूजा होती है, कुबड़ निकला हुआ, ठीक है। तो ये जो पीठ ऊपर की तरफ निकला हुआ मिलेगा आपको, जैसे ऊंट में निकला हुआ होता है वैसे ही इस बैल में निकला होता है, इसको हम बोलते हैं कुबड़ वाला सांड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा माना जाता था किसका, इसकी पूजा होती थी, याद रखिएगा, कुबड़ वाले सांड को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता था धार्मिकता के तौर पर, ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिएगा, ठीक है, ये कैसा कुछ, और खिलौने की आकृति आपको इस समय में बहुत सारे खिलौने की आकृति मिलेगी जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के जो आकृतियां हैं, ठीक है, एक तो याद रखिएगा इस समय जो है ना, जैसे देखिए पशुपतिनाथ की मूर्ति के कुछ इस प्रकार के अंकन मिलेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि भगवान शंकर से मिलता जुलता एक आकृति मिलेगा आपको, हाथ में सांप रखे हुए, ठीक है, आसपास जो है उसी प्रकार की आकृति दिखेगी, इस तरीके से आकृति दिखेगी, ठीक है। बाकी मिट्टियों की जो है बहुत सारी मूर्तियां मिली इस समय में, याद रखिएगा। और फिर आप देख पाएंगे कि कैसे हर घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था, ठीक है। तो अभी आपके बारे में इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये बनाया जाता था और आकृति कैसे होती थी। और सोचिए घर जो है डबल फ्लोर के होते थे, ठीक है, यहाँ हमारे नसीब नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन इस समय जो है घर डबल फ्लोर के होते थे। और ये लोग जो है मिट्टी के घर नहीं बनाते थे, याद रखिएगा, ईंटें और मिट्टी से बनाए हुए डबल फ्लोर के घर बनाते थे। इनके घर पे ऊपर चढ़ने के लिए जो है, हाँ, इनके ऊपर घर पे चढ़ने के लिए सीढ़ी हुआ करती थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा विकसित है, 5,000 साल पहले की बात हो रही है। और इस प्रकार से आपको एक बड़ा स्नानागार मिलेगा, मतलब एक तालाब मिलेगा, प्रॉपर स्नानागार कहलाता था, याद रखिएगा। और पानी के निकलने के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पाइपलाइन बिछे हुए थे, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ से, ऊपर से आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस को ढका जाता था इस तरीके से, ताकि नाली का पता ना चले आपको कि नाली कहाँ से कहाँ गया है, ठीक है। इस तरीके की संरचना स्ट्रक्चर आप पढ़ने वाले हैं, एक पूरा नगर विन्यास आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, कल का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। यानी कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, और परसों जो है हम क्लास करेंगे सेम टाइम पर, ठीक है। और बाकी लिपि तो आप देख ही सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं तुरंत के तुरंत, है ना। तो याद रखिएगा इस लिपि को हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। लिपि देख के समझ में आ गया होगा आपको कि अभी तक जो है किसी ने नहीं पढ़ा है इसको, ठीक है। हमारे आधुनिक सोचिए IIT खड़गपुर काफी समय से प्रयास कर रहा है, ठीक है, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की आकृति मिली है, और इसको हम लोग कौन सी आकृति बोलते हैं, याद रखिएगा, भाव चित्रात्मक आकृति कहते हैं, भाव चित्रात्मक आकृति। जैसे मेसोपोटामिया जो हमारा सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, याद रखिएगा, वहां वो किलानुमा आकृति है, उसको बोलते हैं किलानुमा, ठीक है, लिपि। उस लिपि का नाम क्या है, किलानुमा, ठीक है, उसको किलानुमा कहते हैं, याद रखिएगा। और हमारा क्या है, भाव चित्रात्मक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय की लिपि का प्रकार क्या है, तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कल देखेंगे आगे इसके, ठीक है। बताइए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस पे, तो जहां तक हमने पढ़ लिया उसके बारे में आगे वाले क्वेश्चन मत पूछिएगा, ठीक है, आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे का टॉपिक जो है हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार आप लगभग जो हम 3 से 4 दिन में पढ़ने वाले हैं, एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, और आपके दिमाग में पूरी तरीके से मैं ये पूरा पिक्चर डाल दूंगा ताकि आप समझ पाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आपको बस करना क्या है, आज तक हमने जो पढ़ा है सभी जगह का नाम याद करना है, किसने खोजा है याद करके आना है। 16 तारीख को कल छुट्टी है आप लोग की, ठीक है। तो 16 तारीख को पढ़ कर आइएगा कि किसने इस जगह खोजा है। तीसरा आपको करना है कि पहला लाइन, जो अवशेष का पहला लाइन मैंने आपको लिखा है, अगर कहीं पर जुते हुए खेत मिला है तो याद कर लीजिए, ठीक है। कहीं पर चूड़ी मिली है पहले लाइन पे, जो भी मैंने पहले लाइन पे अवशेष में लिखा है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर मैंने वहाँ लिखा है धान की या फिर बाजरे की खेती मिली है या उसकी जानकारी मिली है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। चलिए।